हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज आपके लिए फिर से एक खास और न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस डेरिवेशन का यूज पूरे चैप्टर में और खासकर इस यूनिट में भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो वो डेरिवेशन क्या है? वो डेरिवेशन है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। तो फ्रेंड्स, समझ गए होंगे डेरिवेशन, आपने पढ़ा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आज आपको मैं एक नया और बहुत अच्छा डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसका यूज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। तो फ्रेंड्स, आज हम यही जानेंगे कि अज्ञात प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करेंगे और इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो सब दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना, और चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने वीडियोस का लिंक दे रखा है, उन पे क्लिक करके एक एक वीडियो देख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है खास, तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देख लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु को। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा नियम है जिसकी सहायता से हम एक ऐसे प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व भी नहीं है, यानी कि एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में इसका सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन सेतु का यूज हम कहां करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। फ्रेंड्स, इसका आविष्कार किसने किया तो आप बेसिकली समझ ही गए होंगे। तो इसका आविष्कार सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया था। कभी भी फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत आए तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर साइंटिस्ट का नाम दे रखा है और पूछा जाए किस क्या आविष्कार किया तो डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम रख दीजिए। अगर आविष्कार दे रखा है तो जो आविष्कार का नाम है लगभग वही साइंटिस्ट का नाम होगा, आप उसे लिख दीजिए, कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। ये एक ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपने आविष्कार के लिए अपना ही नाम दे देते हैं जिससे वो फेम पा सके। यही होता है, हर कोई चाहेगा भाई मैंने चीज इन्वेंट की है, मेरा ही नाम है उस पर। तो इसलिए कभी भी नेम्स में कंफ्यूजन ना हो, साइंटिस्ट का नेम दे रखा है तो आप डायरेक्ट जो भी नेम दे रखा है उसको रख दीजिए। अगर इन्वेंशन का नेम दे रखा है तो उस इन्वेंशन का नाम साइंटिस्ट में रख सकते हैं अगर कोई पूछता है तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं व्हीटस्टोन सेतु से लेके सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम छूट ही नहीं सकती है। एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा जिससे एग्जाम में कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन क्या होता है, यूजफुल मैंने बता दिया कितना है हमारे लिए, और इसकी रचना, संरचना, सिद्धांत सब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं इसके रचना के ऊपर। रचना को करने से पहले, यानी कि इसके डायग्राम को समझाने से पहले, इसके स्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम समझाएंगे। थ्योरी फ्रेंड्स ये, इसमें हमको प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज में रखना होगा, उनकी जो भी भुजाएं उनके अनुदिश, ठीक है। इनके जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध होगा, उन प्रतिरोधों को हमें चतुर्भुज में उनकी भुजा के अनुदिश रखना होगा और उनके विकर्णों को एक बैटरी से जोड़ना होगा, एक को धारामापी से। तो ये सिंपल सी संरचना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका डायग्राम, स्ट्रक्चर समझते हैं कि फ्रेंड्स, इसमें एक डायग्राम होगा हमारा, एक चतुर्भुज, ठीक है। ये रहा हमारा चतुर्भुज, जिन पे प्रतिरोध तो होगा भाई, पहले से क्लियर है। ये रहा प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध इधर भी होगा और एक प्रतिरोध इधर भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक चतुर्भुज तैयार हो गया, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज क्या है हमारा, ए बी सी डी, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ए बी सी डी के भुजाओं के अनुदिश प्रतिरोध रखे गए हैं। प्रतिरोध क्या हमारे, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर कर दो चाहे आर एस कर दो, जो भी समझ आए। मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूं इसलिए मैंने आर एस की जगह एस आर कर दिया। पी क्यू एस आर हमारे प्रतिरोध हो गए, क्लियर है। अब क्लियर प्रतिरोध हो गए, चतुर्भुज भी पता लग गया, उनके अनुदिश रख दिया। अब क्या है, विकर्ण की बात आती है। तो विकर्ण हमारा क्या है, ए सी। जो ए सी विकर्ण है, इसमें हमें एक बैटरी जोड़नी होगी। अब बैटरी जोड़ेंगे तो हम यहाँ तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई डायग्राम में भसड़ सी हो जाएगी ना, खिंचपिच। तो हम इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, तो ये हमारा विकर्ण दोनों नीचे आ गए और यहाँ पे हम बैटरी को जोड़ देंगे। ये बैटरी जोड़ दिया। अब बैटरी के साथ में एक अन्य कुंजी को भी जोड़ देंगे, जो कुंजी K1 है हमारी, कुंजी K1। तो ये तो था अभी आधा डायग्राम, अभी एक पॉइंट और बाकी है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग फिर पूरा हमारा डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो क्या हुआ, विकर्ण AC, ये विकर्ण ही तो है चतुर्भुज का, विकर्ण AC को हमने एक बैटरी E से और कुंजी K1 से जोड़ दिया, ठीक है। चीज क्लियर होती है। अब एक विकर्ण BD भी तो होगा हमारा, ये रहा, ठीक है। अब विकर्ण BD में भी थोड़ा डिफरेंट है। क्या है विकर्ण BD में, जो हमारा विकर्ण BD है उसके बीच में एक हम धारामापी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एक धारामापी। तो बीच में एक हम धारामापी को जोड़ देते हैं, ये रहा हमारा धारामापी जी। बीच में एक धारामापी जोड़ दिया और एक साइड में एक कुंजी K2 और कर दी हमारी, कुंजी K2 होगी। तो फ्रेंड्स, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक समांतर हमारा चतुर्भुज है, उस पे प्रतिरोध उसके दिशा के अनुदिश रख दिए गए हैं, और AC विकर्ण जो हमारा
चतुर्भुज का विकर्ण है उस पर एक बैटरी और कुंजी K1 जोड़ दिया, और दूसरा विकर्ण BD है उस पर हमने एक धारा मापी और कुंजी K2 भी जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा डायग्राम क्लियर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आपको डायग्राम क्लियर आ गया होगा समझ में, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया था। रफ मैंने इसलिए कर दिया, स्पेस ज्यादा नहीं है क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है तो वो सारी भी तो लिखानी है, तो इसलिए कोई नहीं, बाद में डायग्राम एक बार और समझा दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु हमारा है क्या। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको सबसे पहले ये बताया था, व्हीटस्टोन सेतु हमारा यूजफुल किसके लिए होता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग हम किस में करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग हम कोई भी अज्ञात प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने में करते हैं, ये चीज क्लियर होगी। अब इसका इन्वेंशन किसने किया था, वो सिंपल से है, इसका आविष्कार किसने किया, तो जो नाम है वही होगा, साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था। इसका आविष्कार सर चार्ल्स व्हीट स्टोन सेतु ने किया। सेतु तो कह दिया है, व्हीटस्टोन ने किया। अब इसको सेतु क्यों कहा गया, बहुत बड़ा रोल है, किया, बस इतना ही क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग हम अज्ञात प्रतिरोध में ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, और इसका आविष्कार सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया था। अब व्हीटस्टोन सेतु कैसे पढ़ा, तो फ्रेंड्स एक सेतु पुली, तो मतलब एक सेतु का मतलब क्या होता है, पुल होता है या कोई भी ब्रिज, तो एक ब्रिज ही तो बन रहा है, एक पुल टाइप का ही तो बन रहा है, इतनी सारी भसड़ है, इसलिए उसको सेतु कह दिया है। लेकिन नाम साइंटिस्ट का क्या था, व्हीटस्टोन। मैंने आपको बताया था जो साइंटिस्ट का नेम होता है वो अपने इन्वेंशन में लगभग वही रखते हैं ज्यादातर, ये एक ट्रिक है लर्न। ये अगर इन्वेंशन का नाम दे रखा है, जैसे कोई भी न्यूटन के गति के नियम के साइंटिस्ट का नाम बताइए तो आप न्यूटन रख दीजिए, है ना। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया, रदरफोर्ड बता दीजिए। इस ट्रिक से आप साइंटिस्ट का भी नेम पता कर सकते हैं और उसके इन्वेंशन का, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये चीज क्लियर होगी, व्हीटस्टोन का प्रयोग हम अज्ञात प्रतिरोध में ज्ञात करने में करते हैं, इसका आविष्कार सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया था। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी रचना। तो रचना डायग्राम में समझा चुका हूं, रचना बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं, सिंपल है। रचना बहुत सिंपल है, आप बस डायग्राम को माइंड में रखिए। डायग्राम मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सर्वप्रथम प्रतिरोध P Q S R, PQSR को हम किससे जोड़ेंगे, सर्वप्रथम प्रतिरोध PQSR को समांतर चतुर्भुज है हमारा ABCD की भुजाओं के अनुदिश जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम सबसे पहले, जो हमारा प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज के, जो हमारा चतुर्भुज ABCD है समांतर चतुर्भुज, उनकी भुजाओं के अनुदिश जोड़ देते हैं। समझ आया, PQRS मैंने डायग्राम बताया था, भुजाओं पे तो रखा गया था PQRS प्रतिरोध, तो उनकी भुजाओं के अनुदिश जोड़ देते हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के। उसके बाद क्या करते हैं, इसके विकर्ण को, यानी कि विकर्ण कौन सा होगा, विकर्ण का भी नाम लिख देते हैं। विकर्ण एक हो गया हमारा AC, ठीक है, विकर्ण AC को एक बैटरी E, ठीक है, बैटरी E तो है, E तथा कुंजी K1 से जोड़ देते हैं, कुंजी K1 से जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। इसके विकर्ण
ए सी को हम बैटरी ई तथा कुंजी K1 से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। अब विकर्ण दूसरे को तथा विकर्ण एक और है BD, जो ऐसे साइड में पड़ा था, विकर्ण BD बीच में था, उसमें क्या करेंगे, उसमें भी एक रोल रहेगा विकर्ण BD में, बीच में धारा मापी तथा एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आपको कि इसकी थ्योरी में क्या करना है। रचना में हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सर्वप्रथम प्रतिरोध PQRS को समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विकर्ण है जो हमारा AC, उसको बैटरी E तथा कुंजी E1 से जोड़ देते हैं, K1 से। उसके बाद हमारा विकर्ण BD जो दूसरा विकर्ण है, उसमें धारामापी और अन्य कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। तो ये तो हमारा डायग्राम तैयार हो गया, एक रचना इसकी हमने तैयार कर ली। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी व्हीटस्टोन के बारे में पता लग गया, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यूज होता है, इसके वैज्ञानिक का नाम पता लग गया और इसकी रचना भी मैंने बता दी। अब साइड में एक डायग्राम बना देता हूं छोटा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये रचना फिक्स है। क्या कह रही है, सबसे पहले PQRS प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यही तो कह रहा है, एक चतुर्भुज है जिनकी भुजाओं के अनुदिश PQRS प्रतिरोध रख दिए, PQSR प्रतिरोध रख दिए। ठीक है, इसका विकर्ण ये ABCD हमारे भुजाएं होगी। ठीक है, अब क्या, विकर्ण AC पे एक बैटरी जोड़ देते हैं हम। ठीक है, और एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है। और एक विकर्ण BD है जो हमारा इसमें भी है, BD में बीच में हम धारामापी जोड़ेंगे, जोड़ दी, और एक अन्य कुंजी K2 को भी जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, यही तो थी हमारी थ्योरी और डायग्राम भी यही निकल के आया। रचना हमारी यही तो है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की दिशा जो भी भुजाएं हैं उनके अनुदिश हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं PQRS को, और उनके विकर्ण में एक बैटरी E और कुंजी K1 को जोड़ देते हैं, तथा विकर्ण दूसरे में BD में एक धारामापी G और कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। तो थ्योरी क्लियर हो चुकी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया है। देख लीजिए, आपको सबसे पहले मैंने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताया, उसके बाद उसकी रचना के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, इतना क्लियर तो कोई नहीं करेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ। डायग्राम आप देखना, वीडियो में 2-3 बार बना के मैं ऐसा क्लियर कर दूंगा। डायग्राम के जरिए आपको पूरी थ्योरी लर्न हो जाएगी, सिद्धांत, रचना, सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा छोटा सा भी स्टेप। अब आगे चलते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपना सिद्धांत। सबसे पहले हम इसमें डायग्राम दोबारा से बनाएंगे और उसको समझ के दोबारा से उसके सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, फिर उसकी थ्योरी। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं सबसे पहले डायग्राम में क्या बताया था मैंने कि एक चतुर्भुज बनाना है हमको। तो बना लीजिए चतुर्भुज। अब तो आप सीख भी गए होंगे, ये रहा हमारा चतुर्भुज। ठीक है, और ये रही एक भुजा ये रही हमारी, और एक भुजा ये रही हमारी। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा डायग्राम, अभी स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी भुजा हमारी ABCD क्लियर है। अब इन भुजाओं की ऊपर हम प्रतिरोध को रखेंगे। ठीक है, अब इन भुजाओं के ऊपर हम इनके प्रतिरोध को रखेंगे। तो भुजा AB पर P हो गया, इस पर Q हो गया, इस पर S हो गया, इस पर R हो गया। तो फ्रेंड्स, प्रतिरोध को रख दिया हमने भुजाओं पे। अब क्या होगा, विकर्ण AC पर हम एक बैटरी को जोड़ेंगे, बैटरी जोड़ दी, और एक कुंजी K1 जोड़ देंगे, जोड़ दी भाई। ठीक है, ये इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब बात आती है कि ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया। फ्रेंड्स, अगर मैं विकर्ण को यहाँ डालता और फिर धारामापी को जोड़ता बहुत भसड़ हो जाती है, इसलिए मैंने इसको नीचे डिनोट करा दिया। ठीक है, अब विकर्ण BD पर हम एक धारामापी G को लगा देंगे, और इस पर भी एक कुंजी K2 को लगा देंगे, ये। लेकिन ये ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लगाइए, लेकिन इसका कोई विक्षेप नहीं होता, कुछ नहीं होता इस पे। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका सिद्धांत कैसे अप्लाई होगा। डायग्राम तो पूरा क्लियर हो गया ना, विकर्ण भी हो गए, प्रतिरोध भी हो गए, और हर चीज क्लियर है। ठीक है, अब इस पे क्या होने वाला है, सिद्धांत में ये कहता है सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन करेंगे। ठीक है, जब कुंजी K1 को ऑन करेंगे तो इस पे धारा प्रवाहित होगी, ये धारा गई, ये धारा गई, ये धारा गई, ये इधर गई, ये इधर गई, फिर ये इधर आ गई, इधर आ गई, और ये इधर से इधर आ गई। ठीक है, अब ये दोनों मिलके यहां से आ जाएंगी, ऐसे आ जाएंगी। लेकिन क्या ये सेम रहेंगी, यहां से स्टार्ट होगी यहां तक सेम रहेंगी? नहीं, बीच में बहुत सारा विक्षोभ होगा, वो चीज क्लियर करा देता हूं। यहाँ तो मान लीजिए आई धारा निकली और यहाँ भी आई है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे दो पार्टीशन हो गए,
तो भैया अलग अलग नाम हो जाएगा, I1 I2, यहाँ पे भी I1 है अभी। अब यहाँ पे क्या होगी, अब आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, धारा मापी में आएगी धारा, यहाँ कुछ नहीं है, आर पड़ जा ही नहीं पाएगी, वापस लौट के I1 ही तो रही है, तो यहाँ पर भी I1 रहेगी, एरिया I1, ठीक है। अब ये I2 यहाँ पे आएगी, इसमें जाएगी कुंजी K1 में, लेकिन ये जॉइंट ही नहीं है भैया, जॉइंट नहीं है तो कोई इसमें धारा का कोई मतलब ही नहीं है, वापस लौट के आके ये भी हमारी I2 ही कहलाएगी और यहाँ पे भी I2 है, ठीक है। अब ये I1 और I2 मिलके टोटल क्या हो जाएंगी, I, तो ये धारा यहाँ पे I आ गई, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I, यानी कि गई तो I थी, बहुत पार्टीशन हुए, वापस भी I आई, तो जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। ये चीज मैंने आपको बता दी किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का भी नियम का भी यूज होने वाला है इसमें। सबसे पहले सिद्धांत को समझिए। सिद्धांत ये कहता है, सबसे पहले हम कुंजी K1 को ऑन करेंगे, ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित होगी परपथ में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कुंजी K2 को भी ऑन करना है। कुंजी K2 को ऑन करेंगे तो भैया उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा धारा मापी में, इसका मतलब जो है वो वैसा ही रहेगा, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, तो ये चीज होगी। उसके बाद क्या है, इस चीज को करने के बाद हमें एक चीज पता लगती है कि जो हमारा प्रतिरोध होगा, जो चतुर्भुज है, प्रतिरोध है जो चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के अनुपात, ठीक है, अन्य संलग्न भुजाओं का अनुपात प्रतिरोध में बराबर होगा। यानी कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात इज इक्वल टू रहेगा, ठीक है। जैसे कि दो संलग्न भुजाएं हैं P और Q, भुजाएं ए बी हैं, ए बी और बी सी, और प्रतिरोध क्या है हमारे P और Q, ये C है फ्रेंड्स, ये C है, C, ठीक है, ए बी सी डी। तो क्या हो गया कि ए बी भुजा पर प्रतिरोध P और दूसरी संलग्न भुजा बी सी पर प्रतिरोध Q, इन दोनों का अनुपात, दूसरी भुजा ए डी पर प्रतिरोध हमारा S और डी एस पर प्रतिरोध R, इन दोनों संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात दोनों का बराबर होगा। तो ये सिद्धांत कहता है, एंड में दोबारा निकल के ये आएगा कि P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R, ये निकल के आएगा हमारा सिद्धांत। समझ आया, सिद्धांत हमारा ये निकल के आया। लेकिन अब वो सिद्धांत की थ्योरी बस लिखा नहीं, समझा तो मैंने दिया है। कुंजी यही लिखना है, कुंजी K1 को ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी परपथ में। उसके बाद हमको कुंजी K2 को ऑन करना है, जिससे धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। उससे हमें ये पता लग जाता है कि जो भी हमारा चतुर्भुज है उसकी दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। देख लीजिए, दो संलग्न भुजाएं ए बी और बी सी पर प्रतिरोध P अपॉन Q हो गया, ए डी और डी सी पर प्रतिरोध S अपॉन R हो गया। तो इस तरीके से क्लियर हो गया हमारा ये सिद्धांत, यही लिखना है इसकी थ्योरी में। तो देख लेते हैं सिद्धांत की थ्योरी क्या है। सबसे पहले मान लीजिए, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करने पर, K1 को ऑन करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे जब कुंजी K1 को ऑन करेंगे, चटकनी को ऑन करेंगे, प्लग को ऑन करेंगे, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये चीज क्लियर होगी। फिर उसके बाद हम कुंजी K2 को भी तो अप्लाई करेंगे, इसको ऑन करके देखते हैं, तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें हमने धारा को प्रवाहित कराया, कोई मतलब ही नहीं है, वो वापस निकल के उतनी ही जाएगी। तो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है, अब क्या करेंगे, धारा प्रवाहित होगी। अब क्या करना होगा हमें, अब कुंजी K2 को ऑन करेंगे, ऑन करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो फ्रेंड उससे हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारा चतुर्भुज है उनकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज क्लियर होगी। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करने पर हम धारा प्रवाहित करेंगे परपथ में, उसके बाद हम कुंजी K2 को ऑन करने पर देखेंगे कि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो फ्रेंड्स क्या पता लगता है हमें, इससे हमें यह पता लगता है, इससे हमें यह पता चलता है कि चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के
प्रतिरोध, प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात तथा अन्य, पहली दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, फिर अन्य दो संलग्न संलग्न भुजाओं, अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, के प्रतिरोधों का अनुपात दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सिद्धांत, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। एक बार रिकॉल करा देता हूं कि इसमें क्या होता है, जब हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, और उसके बाद कुंजी K2 को ऑन करते हैं तो धारा माप में कोई विक्षेप नहीं होता है। जिससे हमें यह पता लगता है कि जो हमारा चतुर्भुज है उसकी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, संलग्न भुजा ये रही हमारी, इनके प्रतिरोध का अनुपात निकाल लीजिए, फिर दूसरी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात निकाल लें, वो दोनों बराबर होंगे। देख लीजिए सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करने पर, ठीक है, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। कुंजी K2 को ऑन करने पर धारा माप में कोई विक्षेप नहीं होता, भाई कुछ नहीं हुआ। इससे हमें यह पता चलता है कि चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात तथा अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दोनों बराबर होते हैं। ये था सिद्धांत, बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, बस आप इसको समझ जाइए डायग्राम के थ्रू। फिर ये आपको थ्योरी लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम समझ आ गया ना तो इतना ही केवल माइंड में होना चाहिए। इंट्रो भी निकाल लेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का इंट्रो निकाल लेंगे, उसकी रचना निकाल लेंगे, सिद्धांत भी निकाल लेंगे, फिर छोटा सा डेरिवेशन है वो थोड़ा याद रखना होगा। अब इस चीज को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और रह रहा है जो है हमारा डेरिवेशन, कि किस तरीके से हम इसको सिद्ध कर पाएंगे इस फॉर्मूले को। तो आपने ये सब चीजें नोट कर ली होंगी, बहुत ईजी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। सबसे पहले मैंने क्या डायग्राम को समझाया, उसकी रचना बताई, फिर उसके बाद उसके सिद्धांत को बताया सॉरी, सिद्धांत को बताने के बाद मैंने उसकी थ्योरी सब की करके लिखा दी है। तो फ्रेंड्स आपको थ्योरी भी क्लियर होगी। अब सिंपल सा लास्ट पॉइंट रह रहा है हमारा इसमें, इसकी जो हमारा डेरिवेशन है, यानी कि इसमें कैसे सिद्ध करेंगे इस फॉर्मूले को, वो देखना है। तो फ्रेंड्स क्या करना होगा हमको, सबसे पहले हम एक इसको दो लूप में बांट लेते हैं। एक लूप हमारा फर्स्ट ये रहा, लूप सेकंड हमारा ये रहा। लूप फर्स्ट क्या है हमारा ABDA, लूप सेकंड क्या है BCDB। तो यही करना है। तो इन लूप फर्स्ट यानी कि लूप फर्स्ट में क्या करना होगा, हमको देखना होगा इनकी संगत प्रतिरोध और संगत धारा। तो क्या होगा इसमें हमारा लूप फर्स्ट में I1 मल्टीप्लाई क्या है प्रतिरोध हमारा P, ठीक है। अब लूप सेकंड में ये आ गया, अभी लूप फर्स्ट में तो बात करें तो लूप फर्स्ट ये है, तो इसमें एक भुजा ये रही, एक प्रतिरोध ये रहा और इसकी धारा ये रही I1। अब इसमें धारा I2 ये रही और इसका प्रतिरोध ये रहा, तो यही करना होगा। अब क्या है, ये मैंने आपको किरचॉफ में बताया था भैया, दोनों धाराएं इंटरेक्ट कर रही है ना, अपोजिट है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा माइनस का साइन लग जाएगा, तो माइनस का I2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्रतिरोध क्या हमारा S, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अब इसकी इक्वेशन सही बनाने के लिए हमको I1P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2S, ठीक है, क्लियर हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना होगा नेक्स्ट पॉइंट में, हमको क्या करना है, सबसे पहले लूप सेकंड में देखते हैं। लूप सेकंड में क्या होगा हमारा, देख लीजिए लूप सेकंड है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लूप फर्स्ट में क्या है ABDA, लूप फर्स्ट हमारा ये ABDA, लूप सेकंड क्या है हमारा BCDB, लूप सेकंड ये। अब इसमें देख लीजिए लूप सेकंड में क्या है I1, ये 1 है, I1 मल्टीप्लाई Q, ठीक है, ये भी माइनस में होगा क्योंकि इंटरेक्ट हो रही, माइनस I2 मल्टीप्लाई R इक्वल टू 0। लेकिन वैल्यू इक्वल करने के लिए I1Q इक्वल टू हो जाएगा I2R, माइनस का रह जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देख ले, तो ये चीज क्लियर होगी। अब क्या, इसको भी दे दीजिए इक्वेशन सेकंड, दे दी भाई इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम बराबर रख देंगे तो क्या होगा, अपॉन डिवाइड करने पर क्या होगा, देख लीजिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को भाग देने पर, सेकंड को भाग करने पर, अब क्या होगा, रख दीजिए समीकरण को, ये हमारा I1P इक्वल टू में I2S, ठीक है। इसके अपॉन में ये वाली रखेंगे I1Q इक्वल टू में अपॉन में क्या रखेंगे I2R,
I2R। समझिए आ गया वो, अब क्या होना है, कुछ नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, निकल के क्या आ गया, P अपॉन क्यू इजकल टू में S अपॉन R। तो फ्रेंड्स यही तो मैं सिद्ध करवा रहा था आपको इतनी देर से, बहुत सिंपल तरीके से। एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हुआ होगा फर्स्ट टाइम में। सबसे पहले इस चतुर्भुज को दो लूप में बांट लेंगे, लूप फर्स्ट लूप सेकंड। लूप फर्स्ट क्या है हमारा, ए बी डी ए, क्लियर है, ठीक है। तो लूप फर्स्ट ए बी डी ए में हमने क्या करना है, जो उसकी धारा और उसके संगत प्रतिरोध का मल्टीप्लाई करना है। इस लूप फर्स्ट में I1 धारा और संगत प्रतिरोध P है, ठीक है। और इसी लूप में हमारा I2 भी धारा और संगत प्रतिरोध S है, लेकिन इंटरेक्ट हो रही है, अपोजिट में जा रही है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो क्या होगा, I1 मल्टीप्लाई P माइनस I2 मल्टीप्लाई S इक्वल टू में 0 होता है। क्या कहा था किरचॉफ के नियम ने, जो भी हमारी भुजाएं हैं उनका जो योगफल है, बीजगणितीय योगफल शून्य होगा। तो योगफल शून्य ही हो गया, लेकिन शून्य के इधर इक्वल टू में ले जाएंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब लूप सेकंड में ही देख लेना है हमको, BCDB लूप सेकंड हमारा, BCDB लूप सेकंड में क्या है, I1 मल्टीप्लाई क्यू माइनस I2 मल्टीप्लाई R। अब इक्वल टू में ले जाएंगे I1 क्यू इक्वल टू I2R। ये टी क्लियर है, इक्वेशन सेकंड दे दी। जब इक्वेशन समीकरण फर्स्ट व सेकंड में भाग देने पर क्या होगा, I1P लिख देंगे, I1P लिख दिया, इक्वल टू में I2S लिख दिया, S यहाँ पे अपॉन में I1Q लिख देंगे, इक्वल टू में I2R लिख देंगे। I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, P अपॉन क्यू इक्वल टू S अपॉन R निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से मैंने इसका ये छोटा सा डेरिवेशन यानी कि एक थ्योरेटिकल मैथमेटिक वे में करा दिया है। ये होता ही है, इसको सिद्ध करना पड़ता है, बताना तो पड़ेगा भाई ये कैसे आया, खाली थ्योरी से थोड़ी सिद्ध होता है, किरचॉफ के नियम से सिद्ध होता है। इसको किरचॉफ की सहायता से निकालते हैं, किरचॉफ के नियम की सहायता से, के नियम की सहायता से इसको किरचॉफ के नियम की सहायता से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो मैंने किरचॉफ के नियम पहले क्लियर कर दिए, क्योंकि आगे बड़े बड़े डेरिवेशंस आएंगे तो उनको आप कैसे समझ पाएंगे, डायरेक्ट किरचॉफ का नियम तो समझ नहीं पाएंगे, पहले उसको समझाया और उसका रोल पूरा रोल था इसमें। तो किरचॉफ के नियम से हमने एक एक करके हमने इनके अनुपात को निकाल लिया है, और जो हमारा सिद्ध होता है ये चीज मैंने पहले लिख दी थी, और सिद्ध करके भी हमारी P अपॉन क्यू इक्वल टू S अपॉन R आ गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी वीडियो से प्रॉब्लम हो आप उसको भी कह सकते हैं, उसके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा, बस आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, बस एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ लास्ट टाइम, जिससे माइंड में पूरा सेट हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया था, व्हीटस्टोन सेतु का इंट्रो लिया था कि इसका यूज क्या होता है। इसका यूज अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है, और इसका आविष्कार किसने किया, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, ठीक है। उसके बाद रचना की थी, रचना कैसे की थी हमने, कि सबसे पहले हमको एक चतुर्भुज लेना है, उस पर PQRS प्रतिरोध को जोड़ देना है उनकी भुजाओं के अनुदिश, ठीक है। उसके एक विकर्ण को बैटरी E से और कुंजी K1 से जोड़ देना है, ठीक है। देखो छोटी मोटी पॉइंट रह जाते हैं, लेकिन आप उसको माइंड में से निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो आप समझ ही गए होंगे, 3-4 बार डायग्राम बनाया सब समझ आता है, ठीक है। उसके विकर्ण को बैटरी E तथा कुंजी K1 से जोड़ देंगे। उसके बाद उसका विकर्ण BD में एक धारामापी बीच में जोड़ देंगे, और एक कुंजी अन्य कुंजी K2 को जोड़ देंगे। चीजें क्लियर होगी, रचना होगी क्लियर, यही थ्योरी थी मैंने। उसके बाद आता है सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या था हमारा, सबसे पहले कुंजी K1 को ऑन करेंगे जिससे परपथ में धारा बह जाए, ठीक है। उसके बाद कुंजी K2 को ऑन करेंगे तो इसमें धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। इससे हमें यह पता लग जाता है कि जो हमारे प्रतिरोध है वो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात और अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है। यही मैंने इस थ्योरी में लिखा है, देख लीजिए आप। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करेंगे ऐसे कर करके। उसके बाद आती है कि जो इसका डेरिवेशन है, यानी कि जो लूप के जरिए हम इसको सेट कर सकें, सिद्ध कर सकें, वो कैसे करेंगे, वो किरचॉफ के नियम की सहायता से करेंगे। वो कैसे क्या देख लीजिए। सबसे पहले लूप फर्स्ट में हमने देखा ABDA में देखा हमने I1 मल्टीप्लाई P माइनस I2 इंटू S इक्वल टू 0 इक्वल टू करके क्वेश्चन फर्स्ट दे दी। BCDB में हमने क्या किया, यही किया बस, इक्वल टू करके फिर इन दोनों का भाग कर दिया और निकल के हमारा P अपॉन क्यू इक्वल टू S अपॉन R निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स रिकॉल एक बार में करा दिया। सबसे लास्ट में जो ये रिकॉलिंग वाला टॉपिक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हर चीज क्लियर ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो आज के लिए इतनी ही है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।